फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों कहते हैं हम, इतना लंबा लेसन हमने डिस्कस किया। हमने कहा फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके कट जाने से ये हो गया। क्यों हो गया? A very important component of human environment because they provide protection to man as well as many other organisms. ये हमारे लिए भी प्रोटेक्शन है और साथ ही साथ दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए भी। Fruits of forest trees, they are source of food for number of animals. बेशुमार फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के अंदर और वहां पर रहने वाले इंडिविजुअल्स के लिए वो खाना है। अगर वो फॉरेस्ट नहीं है तो वो स्टार्वेशन हो जाएगी उन इंडिविजुअल्स की। सिमिलरली, forests regulate the flow of water in the streams, prevent soil erosion and make the environment very pleasant. वन बाय वन देखते हैं कि इन तीनों में कैसे क्या रिलेट करता है। फ्लो ऑफ वाटर को स्ट्रीम्स में कैसे रेगुलेट करते हैं? जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं, माउंटेनस और हिली एरियाज से पानी बहकर नीचे की तरफ जाता है। अगर वो उसी स्पीड से आएगा तो बहुत तेजी से आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। लेकिन अगर उसके बीच में बड़े बड़े ट्रीज हैं तो वो उसकी स्पीड को रेगुलेट कर देंगे, रोकेंगे, उसकी तेज स्पीड को तोड़ देंगे। अल्टीमेटली वो नॉर्मली बहाव करके जाएगा तो आने वाली चीजों को जो रास्ते में आएंगी खराब नहीं कर सकेगा। दूसरी चीज है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इस पर मैं पहले काफी बात कर चुकी हूँ। जितनी ज्यादा वेजिटेशन उतनी ज्यादा सॉइल कंजर्वेशन, नो इरोजन। एंड थर्ड थिंग इज environment very pleasant by addition of oxygen through photosynthesis. इस प्रोसेस के जरिए वो हवा में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन से हमें सांस लेने में बहुत आसानी होती है और वो प्लेजेंट सी एनवायरनमेंट रहती है, साफ सुथरी थी। इसकी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप हिली एरियाज में, नॉर्दर्न एरियाज में जाकर देखें, आपको आसमान का रंग लाहौर के आसमान के रंग से बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है। क्योंकि हम जो आसमान का रंग देख रहे हैं उसमें ढेर सारी लेयर्स हैं पॉल्यूशन की, जबकि वहाँ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में आपको बेशुमार खूबसूरती दिखती है, इंडिगो कलर ऑफ स्काई, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सो मैनी ट्रीज ओवर देयर। फॉरेस्ट्स हमें और क्या देते हैं? नंबर वन, टिम्बर। इट इज अ कंस्ट्रक्शन वुड फॉर हाउसेस। फायरवुड, जलाने के लिए हम लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। मेडिसिन्स लाइक हर्बल मेडिसिन्स, हनी, वैक्स। इनमें से हनी बीज बनाती हैं लेकिन रहती पौधों पर हैं। एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स। इसी तरह बहुत सारी हर्बल मेडिसिन और वैक्स तो खुद पौधों में से निकलती है और उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और बहुत सारी उनके पत्तों से, जड़ी बूटियों से दवाइयां बनती हैं। ऐसे रीजन्स जहां रेनफॉल बहुत ज्यादा हो, तकरीबन 20 इंचेस के करीब, दे सुटेबल फॉर ट्री ग्रोथ। क्योंकि ट्रीज बड़े हैं, उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसोर्सेज की भी और रेनफॉल की भी। तो जितनी ज्यादा रेनफॉल होती है उतनी ही ज्यादा जो है इसकी ट्रीज उगने की सलाहियत ज्यादा हो जाती है। ट्रीज वहां ग्रो कर सकते हैं। जबकि अगर रेनफॉल कम हो तो फिर वेजिटेशन छोटे लेवल की वहां एग्जिस्ट कर सकती है, जिनकी पानी की रिक्वायरमेंट्स कम हो। ट्रीज फिर वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल बफर्स। ट्रीज आर कॉल्ड एनवायरमेंटल बफर्स। दे इंटरसेप्ट हैवी रेनफॉल and release the water steadily and slowly to the soil. बफरिंग करना, न्यूट्रलाइज करने को कहते हैं। यहाँ भी न्यूट्रलाइजेशन हो रही है बहुत तेज आसमान से बरसने वाली रेनफॉल की स्पीड की। वो जब इसे इंटरसेप्ट करेगी, ट्रीज की कैनोपी से टकराएगी, ब्रांचेस से टकराएगी, तो स्पीड कम होकर पानी जमीन पर गिरेगा, जो अगर उसी हालत में गिरता तो स्प्लैशेस के साथ सॉइल इरोड कर देता। लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरेगा एंड फिर स्ट्रीम्स और रिवर्स तक उसका फ्लो बड़ा मेंटेन्ड और स्टेडी हो जाएगा और उसकी वजह से आपकी सॉइल इरोड होकर वाटर बॉडीज तक नहीं जाएगी और सिल्टिंग नहीं होगी, मिट्टी इकट्ठी नहीं होगी वाटर बॉडीज के अंदर। और उसमें रूट्स भी बहुत रोल प्ले करती हैं। रूट्स ने बेसिकली सॉइल को बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ होता है और उसकी वजह से रूट्स सॉइल को इंटैक्ट रखने में हेल्प कर पाती हैं। अगेन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये हम बता चुके हैं पहले। Soil erosion, silting up of lakes and rivers and dams, heavy floods, loss of forever of thousands of species of animals and plants,
और उसका रीज़न है इंडिया और बांग्लादेश में बहुत सारे फ्लड्स, ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हो रहे हैं। इनमें से सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सिल्टिंग ऑफ लेक्स का ज़िक्र फिर से कर दूँ। वाटर बॉडीज़ में तह दर तह मिट्टी का जमा हो जाना, ये तब मुमकिन है जब आपने मिट्टी को वहाँ से बहने दिया, और वो तब बहेगी जब वहाँ उसको पकड़ कर रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, और वो होती है रूट्स ऑफ प्लांट्स। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में जो रेन होती है, उनमें से आधी अमाउंट ट्रांसपिरेशन से आती है। अब ये क्या है? इट इज अ टिपिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स इन विच evaporation of water takes place from aerial parts of plant specifically. ट्रांसपिरेशन कहलाती है। इसकी वजह से एनवायरनमेंट कूल और ह्यूमिड रहती है, क्योंकि पौधे जो बहुत मेहनत से रूट्स से पानी सक करके लाते हैं, उसे वो हवा में भी इवेपोरेट करते हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, व्हाई ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इवल। लेकिन यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बेटर बनाने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये प्रोसेस। लेकिन जब फॉरेस्ट हटाए जाए तो रेन का ये सोर्स खत्म हो जाता है। ट्रांसपिरेशन से होने वाली इवेपोरेशन बहुत सारे उन वेपर्स की जिम्मेदार बनती है जिन्होंने क्लाउड्स बनाने हैं। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वो नहीं बनेंगे, क्लाउड कवर रिड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से रेनफॉल कम हो जाएगी। उस इलाके की क्लाइमेट चेंज हो जाएगी ड्रामेटिकली, रेनफॉल होना ही बंद हो जाएगी। और जब रेनफॉल नहीं होती तो बेशुमार चीजें अपना पैटर्न बदल लेती हैं। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होता है, वेजिटेशन डिस्टर्ब होती है, एनिमल्स और प्लांट्स डिस्टर्ब होते हैं, और टेम्परेचर रेंजेस बहुत फ्लक्चुएट कर जाती हैं। दिन और रात में एक्सट्रीम डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर के अंदर। रेनफॉल आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, क्योंकि जिस चीज ने इन सब चीजों को अपने अपनी जगह मेंटेन किया हुआ था वो हमने हटा दी, और वो कौन है? फॉरेस्ट्स। कुछ इस तरह से ये फॉरेस्ट्स क्लाइमेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। 3 तरह के आपको फॉरेस्ट दिखाए गए हैं: ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, टेम्परेट फॉरेस्ट्स, बोरियल फॉरेस्ट्स। इन सब का जिक्र हम कर चुके हैं सब मेजर इकोसिस्टम्स के अंदर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आप देख सकते हैं कि मॉडरेट सन एब्जॉर्प्शन हो रही है। उसके नतीजे में सूरज से आने वाली एनर्जी को इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस हो रही है, स्ट्रॉन्ग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। उसी के नतीजे में ढेर सारी इवेपोरेशन, इवेपोरेटिव कूलिंग, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। टेम्परेट में भी रेनफॉल ज्यादा होती है, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन और मॉडरेट इवेपोरेशन कूलिंग। जबकि बोरियल फॉरेस्ट्स में सन की एब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो रही है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन रेनफॉल कम हो रही है, तो फिर वीक इवेपोरेटिव कूलिंग। इसका मतलब जिसको जैसी एनवायरनमेंट मिल रही है वो उस हिसाब से आपको वापस आउटपुट दे रहा है। जहां रेनफॉल ज्यादा और सूरज की रोशनी कम होगी वो स्ट्रॉन्ग इवेपोरेटिव कूलिंग देगा। जैसे ट्रॉपिकल में रेनफॉल ज्यादा होती है और अब ढेर सारी आउटपुट देते हैं, जबकि टेम्परेट फॉरेस्ट्स के अंदर मॉडरेट इवेपोरेटिव कूलिंग होती है तो मॉडरेट ही उसमें रेनफॉल होती है। जबकि बोरियल फॉरेस्ट्स में वीक इवेपोरेटिव कूलिंग है तो रेनफॉल ना होने के बराबर है। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चलती है कि फॉरेस्ट्स रेनफॉल का सोर्स भी हैं, ये भी क्लाउड कवर बनाने में हेल्प करते हैं, और क्लाउड कवर भी आप इस डायग्राम में देख रहे हैं बोरियल फॉरेस्ट्स में ना होने के बराबर है, जबकि टेम्परेट और ट्रॉपिकल में फिर भी है। सो ये डिपेंड करता है, ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं। फॉरेस्ट क्लाउड कवर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं और अल्टीमेटली रेनफॉल ज्यादा होने से इन्हीं का फायदा होता है। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, एक इंतहाई एनमरस डाइवर्सिटी इन देयर स्पीशीज। घने जंगलात में कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जिनका अभी तक हमें पता ही नहीं है। उनकी फॉरेस्ट फ्लोर पर बेशुमार स्पीशीज ऐसी हैं जो शायद अभी तक पहचानी नहीं जा सकी। इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज within an ecosystem and resulting complexity of interaction among them. ये ना सिर्फ नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज है बल्कि उनका इंटरेक्शन फिर उतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जितने ज्यादा इंडिविजुअल उतना कॉम्प्लेक्स फूड वेब, और जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। ये बात हम इकोसिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लिहाजा फॉरेस्ट का होना
वहां पर मौजूद इंडिविजुअल्स के लिए एक पीक है, वहां पर मौजूद इंडिविजुअल्स की रिहाइश और उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत साजगार है। फॉरेस्ट्स में बायोडाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, प्लांट्स बहुत ही डिफरेंट तरह के, many different kinds, animals of many different kinds, starting from microorganisms up to the giants, but of so many varieties, and the interaction between them, how they are interacted with one another, symbiotic relationships, mutualistic relationships, एक दूसरे के साथ किस तरह से उन्होंने राब्ते बनाए हुए हैं। Vascular plants ने mosses और ferns के साथ, algae और fungi के साथ, and so on. So it is not a matter of variety only, it is a matter of interaction also. इस तरह से forests की मदद से ढेर सारी variety और ढेर सारा interaction proof होता है. With this we have finished this lesson and thank you very much.